So guys, today we will discuss on diesel cycle, and this cycle is suggested by Rudolf Diesel in 1897. And before understand this concept, firstly we understand about what is diesel engine, because this cycle is work on diesel engine. So firstly we understand what is diesel engine. So diesel engine के केस में क्या होता है कि हमारे पास वो जैसे पेट्रोल इंजन में क्या होता था कि हम फ्यूल और एयर के मिक्सचर्स को ड्रॉ करते थे सिलेंडर इंजन के अंदर। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि सिर्फ डीजल इंजन में क्या होता है कि सिर्फ आप एयर जो है वो जब जैसे आपका जो पिस्टन जो है वो टीडीसी से बीडीसी की तरफ आएगा, इनलेट वाल्व ओपन होगा, तो उस केस में आपकी एयर जो होगी वो ड्रॉ होगी इनटू द सिलेंडर इंजन के अंदर। ओके, तो फिर उसके बाद में क्या हो, जैसे आपकी एयर ड्रॉ होगी सिलेंडर इंजन में तो आपका जो इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों क्लोज हो जाएंगे। और उसके बाद में फिर क्या हुआ कि जब कंप्रेशन स्ट्रोक होगा तो उस कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान क्या होगा कि आपकी जो एयर होगी वो कंप्रेस होगी। ओके, जिसकी वजह से आपकी एयर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, प्रेशर भी आपका इंक्रीज होगा। ठीक है, जैसे आपका जो पिस्टन होगा वो टीडीसी पे पहुंचेगा तो उस केस में क्या हुआ कि वहाँ पर हम स्पार्क, यहाँ पर पेट्रोल इंजन में क्या होता था स्पार्क प्लग हम यूज करते थे, जिसकी वजह से फ्यूल एयर का मिक्सर जो वो यूनाइट होता था। लेकिन डीजल इंजन में स्पार्क प्लग का यूज नहीं होता है। वहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो हमारा जो फ्यूल इंजेक्टर लगा होता है जो कि क्या करता है फ्यूल को इंजेक्ट करता है स्मॉल ड्रॉप्स के अंदर, या फिर आप बोल सकते हो कि फाइन स्प्रे के फॉर्म के, यानी कि फ्यूल को है वो स्प्रे करवाता है। ठीक है, तो जैसे ही आपका जो एयर जो जिसका टेम्परेचर हाई है, तो जैसे ही जो फ्यूल जो एयर के जो ड्रॉप्स ये होंगे या आपका जो फ्यूल का जो ड्रॉप्स होंगे एयर के कांटेक्ट में आएंगे, तो उस केस में आपका जो फ्यूल होगा वो बर्न हो जाएगा, जिसकी वजह से कंबशन टेक प्लेस होता है। ओके, जैसे कंबशन टेक प्लेस होगा तो उसके जो जो प्रेशर होगा, प्रेशर फोर्स की वजह से, जो पिस्टन के ऊपर प्रेशर फोर्स की हाई इंपैक्ट की वजह से क्या होगा, आपका पिस्टन होगा वो टीडीसी से बीडीसी की तरफ आएगा। ओके, तो वहाँ पर हमारा वर्क डन ऑपरेट हो जाएगा ऑन द पिस्टन के ऊपर। ओके, उसके बाद में क्या हुआ कि जो हमारे एग्जॉस्ट जो स्ट्रोक होता है उसमें क्या होता है कि आपका जो एग्जॉस्ट जो गैसेज होगी वो बीडी, जब आपका पिस्टन बीडीसी से टीडीसी दोबारा ट्रेवल करेगा तो उस केस में क्या हुआ एग्जॉस्ट गैसेज को एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू बाहर निकाल देता है। ठीक है, जिसे हम स्क्वेंजिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। ओके, तो ये जो प्रोसेस होती है वो डीजल इंजन के अंदर होती है। ये जो प्रोसेस होती है वो डीजल इंजन के अंदर होती है। सो इसी को हम बात करते हैं डीजल साइकिल के अंदर, कि जो डीजल साइकिल वो वर्क करता है वो डीजल इंजन पे वर्क करता है, जिसको रुडोल्फ डीजल ने बनाया था। ओके, तो चलिए इसको हम प्रोसेस की बात कर लेते हैं पहले हम, कि प्रोसेस ऑफ डीजल साइकिल जो होती है वो एडियाबैटिक कंप्रेशन। ओके, दो इसमें एडियाबैटिक कंप्रेशन, एक तो एडियाबैटिक जो प्रोसेस होती है, दो जो है वो मतलब कि एक कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस होती है, दूसरा जो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस होती है। कि मतलब जो हीट का एडिशन होगा वो कांस्टेंट प्रेशर पर होता है और हीट का रिजेक्शन होगा वो कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर होता है। और यहाँ पर एक एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस और एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस है, जिसको आप आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी बोल सकते हो। ओके, सो चलिए पीवी डायग्राम की बात करते हैं। तो पीवी डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले मैंने 0 से लेकर 1 जो स्ट्रेट लाइन ली है वो मैंने क्या किया कि सक्शन स्ट्रोक के दौरान जब एयर को ड्रॉ करते हैं इनटू सिलेंडर इंजन के अंदर, तो वो प्रोसेस मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है, क्योंकि वहाँ पर वॉल्यूम तो इंक्रीज होगा एयर का। ओके, उसके बाद में हम क्या करेंगे, जब हमारा इनलेट वाल्व एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज होगा तो हम उसको कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस करेंगे तो आपका प्रेशर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पर अब यहाँ पर जो कंडीशंस होगा, तो जैसे आपका फ्यूल इंजेक्ट करवा होगा फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू, तो वहाँ पर आपका जब फ्यूल जैसे ही एयर का कॉन्टेक्ट में आता है तो वहाँ पर कंबशन टेक प्लेस होगा एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर। ओके, तो ये स्ट्रेट लाइन जो है वो ये है कि हीट एडिशन हो रही है कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। उसके बाद में हम कंबशन टेक प्लेस हुआ। अब पिस्टन जो होगा दोबारा जब डाउनवर्ड की तरफ मूव करेगा, बिकॉज हाई इंपैक्ट प्रोड्यूस ड्यू टू प्रेशर फोर्स की वजह से। ओके, ऑन द पिस्टन। ओके, तो उस केस में वहाँ पर क्या हुआ कि आपका पिस्टन जो होगा वो दोबारा मूव करेगा, जिसकी वजह से वहाँ पर वर्क ऑब्टेन होता है, जिसको हम एक्सपेंशन स्ट्रोक भी बोल सकते हो या पावर स्ट्रोक भी आप बोल सकते हो, राइट। उसके बाद में क्या हुआ कि जब आपका पिस्टन जो होगा वो बीडीसी पर आएगा तो वहाँ पर एग्जॉस्ट गैसेस को हम बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर जो हीट का जो रिजेक्शन होगा ना वो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के ऊपर होता है। ओके, आई होप यहाँ पर आपको पीवी डायग्राम समझ में आ गया होगा कि हीट का एडिशन कांस्टेंट प्रेशर और हीट का रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, इसको टीडीएस जो टीएच डायग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं। कि देखिए फर्स्ट प्रोसेस हमारी थी एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर एंट्रोपी कांस्टेंट होती है, तो इसका मतलब जो कांस्टेंट जो होगा, ये आपकी जो लाइन जा रही है वो क्या डिफाइन कर रहा है, एंट्रोपी। एंट्रोपी कांस्टेंट है कि जितना 1 पर एंट्रोपी है उतना ही क्या है 2 के ऊपर एंट्रोपी। उसके बाद में हमने यहाँ पर क्या किया, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट का एडिशन किया, उसकी वजह से वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा, एंट्रोपी भी बढ़ेगी। ओके, तो यहाँ पर ये आपका प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर पर हीट का एडिशन हो गया, जहाँ पर हम इसको ये जो है वो क्यों, यानी कि जो इनपुट आप बोल सकते हो
राइट। उसके बाद में यहाँ पर जो 3 से 4 जो है वो हमारा एक्सपेंशन स्ट्रोक था, राइट। तो यहाँ पर एक्सपेंशन स्ट्रोक हो रहा है जहाँ पर आपका टेम्परेचर घटेगा, क्योंकि जब एक्सपेंशन होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा और वहाँ पर प्रेशर भी रिड्यूस हो जाएगा। तो उसके बाद में 4 से 1 प्रोसेस जहाँ पर एग्जॉस्ट गैसेस की बात कर रहे थे हम, कि जब एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर निकालेंगे तो उस केस में हमारा क्या होगा कि यहाँ पर जो है वो ये जो प्रोसेस आपको दिख रही है, राइट, ये जो प्रोसेस आपको दिख रही है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट का रिजेक्शन शो कर रही है, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी आपका रिड्यूस होगा, एंट्रोपी भी आपकी कम होगी, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है वो आपको टीएच डायग्राम से आपको, आई होप आपको इतना पीवी डायग्राम और टीएच डायग्राम दोनों समझ में आ गया होगा। सो गाइज अब जो है वो हम इफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल निकालते हैं, तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब हम हीट सप्लाई निकालेंगे, Q1 हीट सप्लाई निकाल रहे हैं, तो आपको पता है कि हीट सप्लाई कहाँ हो रहा है, यहाँ पर जो हो रहा है, मतलब कि हीट सप्लाई जो हो रहा है वो एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। तो इसका मतलब इसको हम MCP और यहाँ पर क्या लिखेंगे T3 माइनस का T2। ओके, तो यहाँ पर देखिए आप कि कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है, इसलिए यहाँ पर CP हमने लिया है, और T3 माइनस का T2 फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, उसके बाद में हीट जो आ रही है रिजेक्शन हो रहा था एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर देखना आप MCV और T4 माइनस का T1। आपको यहाँ पर पता हुआ है कि यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर हीट का रिजेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर जो है वो Q2 इज इक्वल टू MCV T4 माइनस का T1 ले लिया, राइट। उसके बाद में जब हम आप एंड यू नो वेरी वेल कि इफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में हीट सप्लाई। तो यहाँ पर हम इस वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, Q1 माइनस का Q2 अपॉन में Q1, राइट। और यहाँ पर जो है वो 1 माइनस का Q2 अपॉन में Q1 लिख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर जो इफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर 1 माइनस का Q2 की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो यहाँ पर मास, दोनों में मास कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ पर पहले ही मास हटा देता हूँ। ओके, और CV T4 माइनस का T1। ओके, एंड यहाँ पर जो CP होगा वो T3 माइनस का T2 हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया हुआ इफिशिएंसी का। अब यू नो वेरी वेल कि जो गामा जो होता है वो क्या होता है कि CP अपॉन CV का रेशियो होता है, कि स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, CP अपॉन में CV का रिलेशंस होता है। तो क्या हम इसको CP अपॉन CV को लिख सकते हैं ऐसा, तो 1 माइनस का T4 माइनस का T1 अपॉन में गामा और T3 माइनस का T2। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हमें जो है वो T4, T2 और T3 की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, ताकि हम इसमें पुक करेंगे और पुक करने के बाद में हमें वहाँ से जो है इस जो है कि इफिशिएंसी हमें डीजल साइकिल की मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रोसेस की बात करते हैं हम। तो प्रोसेस समझने से पहले हम जो है वो कुछ टर्म समझ लेते हैं कि पहले कंप्रेशन रेशियो क्या होता है। तो गाइज कंप्रेशन रेशियो क्या होता है कि कंप्रेशन जिसको हम R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कंप्रेशन रेशियो जो होगा वो देखिए यहाँ पर कि कंप्रेशन रेशियो जो होता है वो यानी कि हमने कितना कंप्रेस किया। तो यहाँ पर देखना V1 से लेके हमने V2 तक कंप्रेस किया, राइट। तो V1 अपन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर V2 हो जाएगा, राइट। उसके बाद में एक होता है टर्म कट ऑफ रेशियो, कट ऑफ रेशियो जिसको हम RC से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो यहाँ पर कट ऑफ रेशियो होता है वो कहाँ होता है, जहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर पर होता है ना, जो कांस्टेंट प्रेशर पर जहाँ पर हीट एडिशन हो रहा है वही आपका क्या है, कट ऑफ रेशियो है। तो इसको हम वॉल्यूम के टर्म पर लिखते हैं कि V3 अपॉन में V2, राइट। और एक आपको पता है एक्सपेंशन रेशियो होता है, तो वहाँ पर एक्सपेंशन जो रेशियो होता है वो क्या होता है, देखिए एक्सपेंशन रेशियो जिसको हम RE से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। और यहाँ पर जो है वो क्या होगा, V4 अपॉन में V3, ठीक है। तो V4 अपॉन में V3, ठीक है। आई होप आपको तीनों टर्म समझ में आ गई होगी कि कंप्रेशन ये हो रहा है, जो कट ऑफ रेशियो यहाँ पर आ रहा है, और ये जो एक्सपेंशन रेशियो वो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये जब समझ में आ गए हैं तो अब हम बात करते हैं प्रोसेस की। तो प्रोसेस देखते हैं हम, क्योंकि हमें T2, T3 और T4 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ताकि हम इफिशिएंसी में पुक कर सकें। तो प्रोसेस 1 से 2 जो हमारा एडियाबेटिक कंप्रेशन था, ठीक है। तो इस एडियाबेटिक कंप्रेशन के अंदर एंड यू नो वेरी वेल कि जो रिलेशन होता है वो T2 अपॉन में T1 विच इज इक्वल टू V1 अपॉन में V2 की पावर गामा माइनस 1। आई होप आपने थर्मोडायनेमिक्स में इसके बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो T2 हमें T2 की वैल्यू निकालनी है, तो T1 हम इधर ले आते हैं, और V1 अपॉन V2 आपको पता है कंप्रेशन रेशियो होता है। यहाँ पर देखिए कि V1 अपॉन V2 जो वो कंप्रेशन रेशियो, जिसको मैं R की पावर गामा माइनस 7 लिख देता हूँ। तो ये जो आपकी इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद में हमें प्रोसेस की बात करनी है। प्रोसेस जो है वो 2 to 3 चलना है, 2 to 3, ठीक है। देखना यहाँ पर प्रोसेस 2 to 3 क्या बोलता है
कि यहाँ पर जो कांस्टेंट प्रेशर हो रहा है, और आपको पता है जब कांस्टेंट प्रेशर होता है तो उस केस में क्या होता है, वहाँ पर जहाँ पर प्रोसेस कांस्टेंट होती है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो उस केस में हमें पता है कि जो वॉल्यूम होगा वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो उस केस में क्या होगा कि जहाँ पर हमें T3 अपॉन में T2 निकालना पड़ेगा यहाँ पर इस प्रोसेस के ऊपर, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, या फिर आपको पता है PV इज इक्वल टू MRT होता है, जहाँ पर M इज इक्वल टू 1 मान लेंगे और R कांस्टेंट होता है तो PV अपॉन में T हो जाता है, राइट। या फिर आप बोल सकते हो कि प्रेशर जहाँ कांस्टेंट होता है वहाँ पर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। 40 के अंदर पढ़ा था। तो T3 अपॉन T2 विच इज इक्वल टू V3 अपॉन में V2, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर आपको पता है कि V3 अपॉन V2 क्या होता है, देखिए यहाँ पर कि जब हमें पता है कि V3 अपॉन V2 है वो कट ऑफ रेशियो होता है, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं कि T3 विच इज इक्वल टू कट ऑफ रेशियो, यहाँ पर T2 की वैल्यू पुट कर देते हैं क्योंकि T2 की वैल्यू हमारे पास पहले से ही है। तो T1 R की पावर गामा -1, और यहाँ पर RC पहले से था हमारे पास, V3 अपॉन V2 क्या हुआ RC, ओके। तो ये आपकी जो T3 की टेम्परेचर जो है उसकी वैल्यू निकल गई हमें, और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ओके। उसके बाद में हमें जो है वो प्रोसेस जो है वो 4 जो हमारे पास प्रोसेस थी, चलो मैं यहाँ ले लेता हूँ, ओके। तो प्रोसेस 4 क्या होगा, प्रोसेस 3 to 4 राइट, 3 to 4 प्रोसेस क्या होगा यहाँ पर, बिकॉज हमारे पास एक्सपेंशन स्ट्रोक की बात हो रही थी, तो जो एक्सपेंशन स्ट्रोक वाले केस में देखना है यहाँ पर कि ये जो 3 to 4 की बात हो रही है वो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो 3 to 4 के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर हमें पता है कि T3 अपॉन में T4 विच इज इक्वल टू V4 अपॉन में V3 की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर गामा -1। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि V4 अपॉन V3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, V4 जो होता है वो क्या वॉल्यूम V1 के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर हीट रिजेक्शन हो रही थी। यहाँ पर देखिए क्या मैं V4 को V1 लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, राइट। तो यहाँ पर V4 को मैं V1 अपॉन V3 लिख दिया, ठीक है। अब इस V1 अपॉन V3 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ V1 अपॉन में V2 इंटू और V2 अपॉन में V3, क्योंकि मैंने यहाँ पर मैथमेटिकल रूल के हिसाब से यहाँ पर मैंने सिर्फ V2 और V2 का मल्टीप्लाई किया है, ओके। सिर्फ यहाँ पर दोनों तरफ मैंने V2 का मल्टीप्लाई किया है, ओके। तो अब इसको V1 अपॉन V2 को हम जानते हैं कंप्रेशर रेशियो बोलते हैं, V1 अपॉन V2 क्या लिख सकते हैं, कंप्रेशर रेशियो, जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। और V2 अपॉन V3 हमें पता नहीं, लेकिन V3 अपॉन V2 हमें पता है क्या होता है, कट ऑफ रेशियो होता है। देखिए यहाँ पर V3 अपॉन V2 कट ऑफ रेशियो होता है, तो कट ऑफ रेशियो का हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं RC, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू निकल गई। तो क्या हम इसमें पुट कर देते हैं कि T3 अपॉन में T4 विच इज इक्वल टू R अपॉन में RC की पावर गामा -1। आई होप आपको इतना समझ में आ गया हो। इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ वो मुश्किल वाला काम नहीं है, सिर्फ हमें T2, T3 और T4 की वैल्यू जो है वो T1 के टर्म में लेके आना है, ताकि हम इजीली इसमें पुट कर सके, ताकि हम जो T1 हमारे पास पहले से T4 की वैल्यू निकाल लेंगे, T3 हमने निकाल लिया, T2 हमने निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब हमें T4 की वैल्यू निकालनी है तो T3 की वैल्यू हमारे पास पहले से ही है। देखिए यहाँ पर T1 की जो T3 की वैल्यू हम यहाँ पर उठा के यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर T1 R की पावर गामा -1 और RC ये मैंने T3 की वैल्यू पुट कर दी। जब ये इधर जाएगा तो RC की पावर गामा -1 इधर आ जाएगा, और ये जो नीचे की तरफ आ जाएगा कि R की पावर गामा -1। आई होप आप इतना समझ गए होंगे, ठीक है। तो T4 की जो वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से R की पावर गामा -1 से R की पावर गामा -1 मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर R की पावर R जो कट ऑफ रेशियो RC जो है और यहाँ पर गामा -1 है, तो कितना बच जाएगा, 1 - 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब T1 और RC, तो ये RC की पावर गामा, ये आपके पास T4 की वैल्यू आ गई। अब हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ T4, T2 और T3 की जो वैल्यू है उसको हमें इसमें डायरेक्टली पुट कर देना है, ठीक है। तो चलिए एफिशिएंसी निकालते हैं अब हम, तो 1 माइनस का, ठीक है। और T4 देखना, ये T4 है तो इसमें T1 कॉमन आ रहा है, इसमें भी T1 कॉमन आ रहा है, तो हम T1 पहले बाहर ले लेते हैं। T4 में क्या बचेगा, RC की पावर गामा, और यहाँ पर -1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये हमने बाहर ले लिया तो ये -1 बच गया अपॉन, अब गामा हमारे पास पहले से ही गामा हम ले लेते हैं। देखिए T3 देखिए आप, T3 देखिए यहाँ पर T1 R की पावर गामा -1 RC, और T2 की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पर T1 R की पावर गामा -1, मतलब T2 के अंदर भी T1 R की पावर गामा -1 कॉमन आ रहा है, और T3 के अंदर भी T1 R की पावर गामा -1 कॉमन आ रहा है। तो हम इसको पहले से बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, T1 R की पावर गामा -1, ओके। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब जो T3 में क्या बचा, वो हमारे पास सिर्फ RC बचा, और जबकि T2 के अंदर कुछ भी नहीं बचा, तो इसको यहाँ पर हम -1 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब इफिशिएंसी जो होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, T1 से T1 हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। और अब जो है वो 1 माइनस का 1 अपॉन गामा R की पावर गामा -1,
ठीक है। और आर सी के पावर गामा -1 अपॉन में आर सी -1। ओके, ये जो है वो आपकी इफ़िशियंसी ऑफ डीजल इंजन आ गया, जहाँ पर आपकी जो है गामा वो स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है, आर जो है वो आपका कंप्रेशन रेशियो है, ठीक है। उसके बाद में आर सी जो आपका कट ऑफ रेशियो होगा, ओके, यहाँ पर इसकी पावर गामा -1 और आर सी -1। आई होप आपको उस पूरी की पूरी जो एफिशिएंसी जो है डीजल इंजन का वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं, अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।